नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रायपुर के गढ़कलेवा में। गढ़कलेवा छत्तीसगढ़ की संस्कृति की एक अपनी अलग ही पहचान बताता है। और छत्तीसगढ़ की जब बात हो तो शिक्षकों की बात ना हो या हो नहीं सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ के शिक्षक भी अपनी विविधताओं के लिए जाने जाते हैं। मेरे साथ छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष नरेंद्र सिंह ठाकुर बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तबादलों का दौर चल रहा है, लेकिन इस तबादले में एक चीज़ शिक्षक नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो है वरिष्ठता। अभी के दौर में पदोन्नति का तिहार भी चल रहा है। शिक्षक संवर्ग में सहायक शिक्षक से शिक्षक और शिक्षक से व्याख्याता और मिडिल एचएम और प्राइमरी एचएम की पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। कुछ मामले न्यायालय में चल रहे हैं। प्राथमिक एचएम की पदोन्नति जारी है। इन पदोन्नतियों के बीच एक सवाल है जो कहीं न कहीं नज़रअंदाज कर दिया गया है, उस पर भी चर्चा करते हैं। वो सवाल ये है कि जिन शिक्षकों की अभी पदोन्नति होनी है और वो अभी तबादले के लिए आवेदन दे चुके हैं, अंतर जिला दे चुके हैं, संभाग स्तर का दे चुके हैं, यदि उनका तबादला हो जाता है तब की स्थिति में वरिष्ठता क्या होगी, इस पर भी प्रश्न है। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षक संघ के नेता नरेंद्र सिंह जी से। नरेंद्र सिंह जी, एक सामान्य सा प्रश्न है। अभी पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। अब कोई शिक्षक है, उसकी पदोन्नति की प्रक्रिया न्यायालय में की हुई है। अभी जिला प्रदेश स्तर का जो तबादला है उसकी सूची आने वाली है, और अगर वो शख्स शिक्षक तबादले के लिए आवेदन किया हुआ है और उसका तबादला हो जाता है तो क्या वो पदोन्नति का लाभ ले पाएगा? ये देखिए, अभी का जो मौजूदा नियम है उसके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन करता है तो संबंधित जिले में वो जहाँ कहीं भी जा रहा है वहाँ पर उसका वरिष्ठता सूची का निर्धारण उस क्रम में सबसे नीचे के क्रम में जाएगा। और राज्य शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ हम इसी बात को उठा रहे हैं और यही समझा रहे हैं कि लोगों को कि इस स्थानांतरण से कर्मचारी को लाभ नहीं हो रहा है। एक सुविधा है, जो एक प्रक्रिया है नियुक्ति निलंबन, उसी तरह से स्थानांतरण भी एक प्रक्रिया है और इसमें किसी भी तरह के वरिष्ठता का लॉस कर्मचारियों को नहीं होना चाहिए। हमारे जैसे छत्तीसगढ़ में लगभग 15 से 20 हज़ार कर्मचारी स्थानांतरित होकर आए। पहले जिला पंचायतों में स्थानांतरण हुआ, जनपदों में हुआ, फिर वो राज्य स्तर पर आए। और जब पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो ऐसे हजारों हजार शिक्षक अब जहाँ पर स्थानांतरित थे वहाँ पर उनकी वरिष्ठता सबसे नीचे के क्रम में चली गई। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि कोई 98 में नियुक्त शिक्षक है और वो 2019 में स्थानांतरित होकर कहीं आया है तो उसका 20-20 साल की वरिष्ठता को जीरो मान लिया गया, वो कनिष्ठ हो गया। अब इससे उसको नुकसान ये हुआ उस संबंधित कर्मचारी को का जीवन भर प्रमोशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी तो सर्विस वहीं से मानी जाएगी संबंधित जिले में। तो इसके लिए हमने माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और जहां पर लगभग 5000 से ज़्यादा याचिकाएं आज भी फाइनल हियरिंग के लिए लगे हुए हैं, लिस्टेड हैं, जिनकी सुनवाई होनी बाकी है। 5,000 और अलग अलग अजय श्रीवास्तव, मतीन सिद्दीकी, जयंत के राव और प्रफुल्ल भारत जी जैसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से इनको चैलेंज किया गया है। अब चूँकि पदोन्नति की प्रक्रिया में कुछ नियमों में भी पेच है, जैसे वन टाइम रिलैक्सेशन को लेकर के हाईकोर्ट में ने स्टे दिया हुआ है कि जो 5 साल का वो था शिथिल का अवधि उसको 3 साल किया गया, ये गलत है करके इसको भी न्यायालय ने स्टे किया उस मामले में। तो अगर किसी रूलिंग पर सुनवाई हो रही है तो पदोन्नति की प्रक्रिया तो अगर न्यायालय ने रोक के रखी है तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन चूंकि डीओ के लेवल में लोगों की अलग अलग धारणा है और ये पता नहीं किन से राय लेकर के पदोन्नति आदेश रातों रात निकाल रहे हैं, इनको चैलेंज किया जाएगा। और राज्य शिक्षक संघ इस दिशा में प्रयासरत है कि जो इस नियम से पदोन्नति का निर्धारण होता है, वरिष्ठता निर्धारण, रूल 1961 जो मध्य प्रदेश के समय से चला आ रहा है, उस नियम को ही डीबी में चैलेंज करने की योजना है। और कल बिलासपुर में हमारे कुछ साथियों की बैठक है और माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता प्रफुल्ल भारत जी से हम संपर्क में हैं कि इस नियम को ही कैसे चैलेंज किया जाए। अब देखते हैं कि न्यायालय इसमें क्या सुनवाई करती है और लोगों को क्या फ़ायदा होता है, क्या रिलीफ मिलता है। अभी जो आप लोग की ओर से याचिका लगाई गई है वो है क्या?
हमारी तरफ से तो ये जो याचिका लगी है अलग अलग लगी है। जैसे इसमें तो वरिष्ठता लॉस का मामला था, उसमें लगी हुई है, लेकिन आपको बता दूं कि उस मामले में एक भी स्टे नहीं है। लेकिन स्टे रूल को लेके है, रूल को लेके कि जैसे वन टाइम रिलैक्सेशन को गलत माना। प्रधान पाठकों ने जिनकी नियुक्ति हमारे ही शिक्षक साथी थे जो बाद में विभागीय परीक्षा देके प्रधान पाठक बने, उन्होंने बोला कि हमको मिडिल HM और लेक्चरर के पदोन्नति में हमको भी पार्टिसिपेट करने का अवसर दिया जाए। तो और वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में राजपत्र में कोई नियम प्रकाशित नहीं किया गया है 2019 के राजपत्र में। तो ऐसे कुछ बेसिक नियमों को लेकर चुनौती दी गई जिनमें स्टे है, और स्टे के बाद भी पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है जो पूरी तरह से गलत है। और माननीय न्यायालय को ये देखना पड़ेगा इसमें अवमानना की कार्रवाई संबंधित DOs पर बनते हैं कि नहीं। मतलब बालोद में जो शुरू हुआ वो न्यायालय की अवमानना है। बिल्कुल अवमान्य है, बिल्कुल अवमान्य है। लेकिन उनके तरफ से ये बयान आया है, मैंने व्याख्या कर ली। वो देखिए, अब वो तो जज है नहीं, DO तो भाई DO जिले का शिक्षा अधिकारी होता है, उसने विधिक विशेषज्ञों से परामर्श किया नहीं किया ये मैं नहीं कह पाऊँगा। लेकिन न्यायालय ने स्टे लगाया हुआ है पूरी प्रक्रिया को, और जिस भी वजह से अगर रूल को लेकर कोई स्टे है तो मुझे नहीं लगता कि रूल की व्याख्या तो बालोद DO, कवर्धा DO, राजनांदगांव DO, मुंगेली DO और संचालक सभी नियम मतलब नियम, जो नियम गलत है वो सबके लिए गलत है। पता नहीं उनकी व्याख्या क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन हम अपने विधिक विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है और उनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई हो सकती है। मतलब ये जो प्रक्रिया है विधि अनुरूप नहीं हो रही, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि न्यायालय ने सब देखिए, न्यायालय ने स्टे बोला है, न्यायालय ने स्टे बोला है, न्यायालय ने स्टे हटाया नहीं है। तो रातों रात अगर इनको पदोन्नति ही करना था तो 2 महीना पहले क्यों नहीं किए? अचानक से बालोद DO को ये रातों रात ख्याल कैसे आ गया कि ये जो न्यायालय ने स्टे लगाया है वो गलत है, और उनके विधि विशेषज्ञों ने 4 महीना विलम्ब से इनको क्यों सलाह दिया कि ये स्टे इसमें नहीं है उसमें नहीं है करके। हमारे कुछ शिक्षक संगठन के साथी भी ये चाहते हैं कि स्थानांतरित लोगों को वरिष्ठता ना मिले। तो मैं बोलना चाहूँगा ऐसे शिक्षक संगठनों के लोगों को पहचानिए। अगर न्याय का रूल ये कहता है कि इनजस्टिस, अगर कानून से न्याय करने में देरी भली हो जाए लेकिन किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की आपके मांग उठाने से किसी की वरिष्ठता मिलती है तो किसी शिक्षक संगठन का नुकसान नहीं होता। जैसे एक IAS की नियुक्ति होती है बैच बाटम में, जो भाई ये तो अंधेर नगरी और चौपट राजा है। अगर किसी शिक्षक की नियुक्ति 1998 में है और वो 2019 में स्थानांतरण लेता है तो उसकी क्या गलती बनती है कि आप उसका पूरा वरिष्ठता खा जाओ? ये तो काला कानून है ना। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए इस नियम को चैलेंज कर रहे हैं DB में कि वरिष्ठता निर्धारण का नियम ही गलत है, और सबसे पहले इस नियम को जब तक कोर्ट विड्रॉ नहीं करेगा या संशोधन नहीं होगा लोगों को न्याय नहीं मिलने वाला। नियम संशोधन होना चाहिए। और कोई पदोन्नति से जुड़ी हुई बात जो तकनीकी समस्या है? तकनीकी समस्या है कि वरिष्ठता निर्धारण अलग अलग हो रहा है कई जिलों में। कहीं पर ज्वाइनिंग डेट को, कहीं पर डेट ऑफ बर्थ को, एक्चुअल वरिष्ठता का निर्धारण नहीं हो रहा है। और छत्तीसगढ़ में अगर इसकी जांच होगी तो बहुत सारे लोग उसमें फंसेंगे, बहुत सारे DO लोग। और लगभग दुर्ग JD में बता रहा हूँ 700 से 800 स्थानांतरण आदेश में संशोधन किया गया है और बाद में अपग्रेड किया गया है, और कई अपात्र लोगों को वहाँ पर पदोन्नति हुआ है। शासन स्तर में जिसकी जाँच होनी चाहिए। एक प्रदेश एक पैमाना यहाँ पर नहीं है, ये तो होना चाहिए, लेकिन इसको सुनिश्चित कौन करेगा? इस लाभ बनता है लेकिन इम्प्लीमेंट करवाने का काम प्रशासन का है, अधिकारियों का, विभाग का है, उनको देखना चाहिए। जैसे स्थानांतरण के मामलों में भी वैसे ही हुआ। वरिष्ठता सूची सीधे क्या हर बार बदलती रहती है? अभी पिछले समय एक बार सुधार किया गया, अभी फिर नहीं, वरिष्ठता सूची नहीं बदलती, क्रमों में परिवर्तन, नंबर्स में क्रमों में परिवर्तन होता है। एक्चुअली वरिष्ठता निर्धारण के लिए लोगों को तो ट्रेनिंग देना चाहिए, बाबुओं को प्रशिक्षण देना चाहिए। और बहुत आपको सही में बोल रहा हूँ, आप अगर कहीं का सिटीजन चार्टर निकलवाएंगे और देखेंगे तो बहुत सारा क्रम में गलती है। एक्चुअल वरिष्ठता जो जिस क्रम में आधारित है, अब हुआ कि किस जिले को, किस विकास खंड को कैसे कहाँ मान रहा है, वो तो DO के ऊपर है और उसके संभाग के ऊपर है। तो मुझे लगता है कुछ विसंगति है करके। आवाज़ भी उठाए थे जी, मेरे को याद आ रहा है जहाँ तक कि जब पोर्टल हुआ था तो आपने स्वागत किया था कि पोर्टल पे ये ले रहे हैं। अब पोर्टल बंद कर दिए तबादले को लेके, अब चक्कर काटो और उसके बाद क्या बोलते हैं कि फिर आप
कागज लेके विभाग जाओ। जी ये तो पोर्टल आधारित बढ़िया था कि ये बढ़िया था? आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को उठाया है और प्रदेश भर के शिक्षक आज सशंकित हैं कि उनका ट्रांसफ़र कैसे होगा। आपको बता दूं, पोर्टल आधारित जब प्रक्रिया हुई थी तब हमने स्वागत नहीं किया था, इसका विरोध किया था और इसके लिए ज्ञापन भी दिया था। मैं खुद माननीय संचालक सुनील जैन जी से मिला था, आलोक शुक्ला जी से भी मिला था, उनको ज्ञापन भी दिया था। अब ये हुआ कि इन्होंने 15,000 लोगों का आवेदन लिया पोर्टल में आवेदन ट्रांसफ़र के लिए। अब लोगों को ये पता नहीं है कि स्थानांतरण पोर्टल से हो गया, ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन होगा। अब पोर्टल से कुछ है कि स्थानांतरण हुए, लेकिन बाकी लोगों का नहीं हुआ। लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका 15,000 आवेदन का DPI क्या करेगा और पोर्टल की प्रक्रिया बंद कर दी गई है या चालू हो गई है, यह भी क्लियर नहीं है। क्योंकि 2022 के स्थानांतरण नीति में कोई क्लास कहीं पर नहीं लिखा है, कहीं पर भी प्रावधान नहीं है। आप देखिए कि स्थानांतरण नीति पोर्टल के तहत होगा, नहीं होगा, तो कम से कम हमारे प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला जी को ये तो भ्रम दूर करना चाहिए ना कि उस नियम का क्या हुआ पोर्टल का। वो तो लोगों के पास आना चाहिए ना कि आपने पोर्टल प्रोसेस शुरू किया था, प्रक्रिया होगा करके, तो बंद हो गया कि नहीं हुआ, जीवित है क्या, ये भ्रम तो दूर हो। केवल मतलब वाहवाही के लिए या प्रयोग का प्रयोगशाला न बनाया जाए शिक्षा विभाग। सगल रहा है शिक्षा विभाग का कि विभाग की चाहे शिक्षा पद्धति हो या चाहे यहाँ पर कोई चीज़ हो, उनको बस सगल में ले आया जाता है कि हाँ आप ऐसा करते रहो, ऐसा करते रहो, प्रयोग करते रहो। देखिए पोर्टल का फेल होना तो इसलिए पहले से पूर्व से संभावित था क्योंकि जितने भी ट्रांसफ़र होते हैं उसमें आपको तो मेरे से ज़्यादा पता है कि स्थानांतरण कैसे होते हैं और पिछले साल कितना उसमें डिस्कशन आया था कि पोर्टल में होगा तो एक ही जगह के लिए कई शिक्षकों ने आवेदन दिया था। अब उसमें आपने एक ही स्कूल के लिए 5 आवेदन आ गया, उसमें से आप 5 में से किसका पहले करोगे? और वो जो पोर्टल में रिक्त दिखा रहा था लेकिन DPI एक्चुअल स्थिति वहाँ पर खाली नहीं है, तो ये भी निर्धारण पोर्टल में ये भी विसंगति थी कि आपने संशोधन के भी अवसर नहीं दिया। तो अनेक 100 खामियों से भरा हुआ था ये प्रक्रिया। उसमें पारदर्शिता तो थी नो डाउट, लेकिन आप पारदर्शिता को लेके ही बोल रहे थे। हाँ पारदर्शिता तो अब देखिए पारदर्शिता थी पोर्टल आधारित ट्रांसफ़र नीति में, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था कहीं पर भी। मतलब ना पोर्टल से ट्रांसफ़र देश भर में कहीं नहीं हो रहा है। प्रयोग ज़रूर शुरू हुए हैं, MP में भी हुआ है करके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आया है क्योंकि ये मतलब जब तक पूरी नीति नहीं आती, पूरा प्रोसेस नहीं आता, तब तक ये मुझे मैनुअल हो गया तो आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं संतुष्ट और असंतुष्ट नहीं हूँ। मैं तो प्रक्रियाओं की बात कर रहा था कि लोगों को अधिकतम मैक्सिमम बेनिफिट हो और उसका लाभ मिले, यही चाह रहा था मैं। तबादला नीति से लाभ है कि नहीं? लाभ क्या, तबादला नीति से जो पीड़ित हैं, जो वांछित हैं, उनको लाभ है, तभी तो लोग सुविधा लेते हैं ना। प्रशासनिक स्तर पर जो तबादले हुए उसको क्या कहना चाहते हैं? तो शिक्षक संघों को टारगेट बनाया गया है, कौन सी क्रोनोलॉजी है ये देखिए अब देखिए तबादला, अब प्रशासनिक तबादला तो जानते हैं कि मतलब इसमें जो आवाज़ उठा रहा है, जो नहीं उठा रहा है, या इसमें तो कुछ एक लोगों को शिकार बनना पड़ता है जो विरोध करते हैं, नहीं करते हैं, ये मैं नहीं बोल सकता। लेकिन प्रशासनिक तबादले का अधिकार शासन को है और वो तो संबंधित व्यक्ति ज़्यादा बता पाएंगे, जो इनका शिकार हुए हैं, नहीं हुए हैं, वही ज़्यादा बता पाएंगे। छत्तीसगढ़ का शिक्षक संवर्ग ऐसा है कि इनके लिए एक खिचड़ी बनाई जाती है और अधिकारी से लेके ऊपर तक के लोग इस खिचड़ी में अपने मनमर्जी के मसाले डालते हैं और खूब पकाते हैं। जब परोसा जाता है तो खिचड़ी बेस्वाद हो जाती है, क्योंकि किसने क्या डाला, किसने क्या मसाला डाला, कितनी मात्रा में डाला, किसी को नहीं पता होता। ये शिक्षक संवर्ग के साथ ऐसा ही है। इनके लिए नीति बनाई जाती है और उसमें इतना प्रयोग कर दिया जाता है कि उस प्रयोग का परिणाम ही कुछ और हो जाता है। तबादला नीति हो, संविलियन हो, ये वेतन विसंगति हो, चाहे कोई भी मांगे हो इनकी, चाहे एरियस अटका हो इनका, बस इसमें सिर्फ प्रयोग पर प्रयोग हुए जा रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा। बरहा आज बस इतना ही। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।